हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत बार एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। और इसमें कुछ संविधान के भी क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स, और कुछ भूगोल के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड मैंने किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग किस तरह की संस्था है। बताएंगे योजना आयोग किस तरह की संस्था है। तो यह एक परामर्शदात्री संस्था है, ठीक है ना। परामर्शदात्री संस्था है, ठीक है। और योजना आयोग भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, और इसका गठन परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार के द्वारा एक प्रलेख के द्वारा हुआ है, ठीक है ना। और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया जनवरी 2015 में, ठीक है ना। और तब से नीति आयोग के रूप में ये योजना आयोग चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बताएंगे आप सभी लोग। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था आप लोग बताएंगे। तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था मित्रों, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। और इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना, चुने गए थे। और बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है ना। और उसके बाद संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया, ठीक है ना। तो इतना एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में जानकारी प्राप्त मैंने बताया है, आप इसको अच्छे से याद करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, ठीक है ना। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किए थे, ठीक है ना। और विजय साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगुड़ी और अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा, ठीक है ना, तथा चंद्रगिरी थी। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का नाम है, ठीक है ना। और विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है, जो कि हस्तिनावती से है, ठीक है। अब ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मयूर, कजरी और दंड रास किस राज्य की नृत्य है। तो ये ध्यान देंगे, यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। यह किस प्रदेश का नृत्य है मित्रों, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उत्तर प्रदेश के कुछ और नृत्य जैसे रास है, रासक हैं, दंड रासक उसमें लिखे भी हैं, ठीक है ना, अल्लाह है, कजरी है, झूम नृत्य है। ये सभी मथुरा, उत्तर प्रदेश मथुरा के आसपास का ये सभी लोक नृत्य हैं, ठीक है ना। और बहुत प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके अलावा यदि अन्य प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान में घूमर, गुजरात में डांडिया गरबा नृत्य, और बिहार में झाऊ नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था। तो देविका रानी को मिला था, ठीक है ना। देविका रानी को सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। सर्वप्रथम 1969 में देविका रानी को यह पुरस्कार दिया गया था।
और पृथ्वीराज कुमार को मरणोपरांत 1971 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो इतनी बातें इसके विषय में याद रखेंगे। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। और 2019 में यदि बात किया जाए किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया तो अमिताभ बच्चन को दिया गया, ठीक है। तो इतने बातें याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सेवा किसके शासन काल में शुरू हुआ था। तो सिविल सेवा किसके शासन में काल में शुरू हुआ था मित्रों। तो ये कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू हुआ था। वर्ष 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 93, ठीक है ना, रहा। और 1805 से सिविल सेवा नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस का सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का क्या कहा जाता है मित्रों, जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान देंगे, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से संबंधित हैं जिसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे किस राज्य में उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है। तो पंजाब राज्य में। किस राज्य में मित्रों, पंजाब राज्य में, ठीक है ना। यह महाराष्ट्र भी लिखा है लेकिन महाराष्ट्र में नहीं, पंजाब राज्य में ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती है। ऊर्जा कह रहे हैं, उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। और हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभान्वित यदि कोई राज्य हुआ तो वह पंजाब ही हुआ था, ठीक है ना। यहाँ विद्युत, पानी की सुविधा और अत्यधिक ऊर्जा के कारण कृषि में पैदावार में वृद्धि दर्ज की गई थी, ठीक है ना। प्रति हेक्टेयर गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन इस राज्य में के नाम दर्ज है, ठीक है ना। तो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित यदि कोई राज्य हुआ तो पंजाब हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी हैं जिसकी वजह से यह उसका लाभ उठा लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सदस्य नियुक्त करता है। तो बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 80 यानी 80, आर्टिकल 80 के अंतर्गत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त कर सकता है, ठीक है ना। और इनकी कुल संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 12 नियुक्त कर सकता है। और इनका कार्यकाल, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल देखा जाए तो 6 वर्ष का होता है। तो इतनी एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है मित्रों। तो हॉकी का पास लिखा है, यानी शब्दावली देखा जाए तो हॉकी में पास नहीं यूज किया जाता है, फुटबॉल में यूज किया जाता है। और कोर्ट, क्रॉस कोर्ट जो है लॉन टेनिस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लॉन टेनिस में क्ले कोर्ट भी होता है, केबल कोर्ट भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये सब शब्दावली यूज़ किया जाता है। जबकि ड्यूस का संबंध टेनिस से है और गुरुगप्पा स्वर्ण कप का संबंध हॉकी से है, ठीक है ना। गुरुगप्पा स्वर्ण कप का संबंध हॉकी से है और पास शब्द का संबंध फुटबॉल से है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है ना, जो इस क्वेश्चन से संबंधित है, ठीक है ना। ड्यूस वर्ड का यूज बैडमिंटन में किया जाता है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ड्यूस कप का वर्ड लॉन टेनिस में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है। बताएंगे किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है। तो इसमें सीमा शुल्क का संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है, ठीक है। और उपहार कर का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। देखेंगे निगम
कर कंपनियों की आय पर लगने वाला कर है, जबकि आयकर व्यक्तियों एवं संस्थानों की आय पर लगा कर होता है। प्रत्यक्ष कर सीधे संबंधित विषय से लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय बिक्री कर, ये सभी कर आते हैं। ठीक है ना। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, सीमा शुल्क कर जो है प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस बात को। देखेंगे 1857 की क्रांति में कौन नहीं पकड़ा गया था। तो इसमें बहादुर शाह नहीं होंगे बल्कि नाना साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया था, बहादुर शाह को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है ना। तो नाना साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया था। 1857 के विद्रोह में नाना साहब को अंग्रेजों द्वारा नहीं पकड़ा जा सका। ठीक है ना, ध्यान देंगे। वह नेपाल चले गए थे और उनका पता भी नहीं चल सका। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में पकड़े गए थे तथा उन्हें रंगूर भेज दिया गया। ठीक है ना। तथा उनकी मृत्यु भी हो गई वहाँ पे। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत ने अंग्रेजों के गिरफ्त में ले लिया था। ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेंगे। तात्या टोपे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि नाना साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 9 राज्यों को स्पर्श करती है। तो इतनी बातें याद रखेंगे। और 9 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो कि दिल्ली है। ठीक है। तो दिल्ली को भी इसकी सीमा स्पर्श करती है। ठीक है ना। 9 राज्य इसमें कौन कौन से हैं यदि देखना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली है। ठीक है ना। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन सबको उत्तर प्रदेश की सीमाएं टच करती हैं, यानी कि स्पर्श करती है। ध्यान देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये है नर्मदा नदी। ठीक है ना। नर्मदा नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिए। ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास भेड़ाघाट से निकलती है और इसका प्रवाह दक्कन की ओर कठोर चट्टानों से होकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है ना। इसके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है और यह नदी गढ़ का निर्माण करती है। ठीक है ना। जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का उदय स्थल किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म का उदय स्थल सारनाथ है। ठीक है ना। सारनाथ को कहते हैं और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। ठीक है। इसलिए सारनाथ को बौद्ध धर्म का उदय स्थल कहते हैं। तो ध्यान देंगे। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है ना। और इसे ही हम बौद्ध धर्म का उदय स्थल भी कहते हैं। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसका मकबरा देश के बाहर है? किसका मकबरा देश के बाहर है? तो इसमें जहांगीर का जो मकबरा है वह देश के बाहर है। ठीक है ना। यानी कि भारत के बाहर है और यह मकबरा कहाँ है? तो पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। ठीक है ना।
पाकिस्तान की लाहौर में स्थित है, शाहजहां का मकबरा है। जबकि शाहजहां का जो मकबरा है वह आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, सिकंदरा यानी आगरा के निकट सिकंदराबाद, सिकंदरा में स्थित है। और औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कि औरंगजेब का जो मकबरा है वो सिकंदराबाद में, सिकंदर कर रहे हैं औरंगाबाद में, जबकि अकबर का मकबरा सिकंदरा में और शाहजहां का मकबरा शाहजहां का जो मकबरा है वो आगरा में है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। तो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था मित्रों, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक जयप्रकाश नारायण और दूसरा जो ऑप्शन है जेबी कृपलानी। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो झंडा समिति का अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन अध्यक्ष थे मित्रों, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है ना। यहाँ पे जयप्रकाश कृपलानी, जयप्रकाश जो लिखा है वो सही नहीं है, बल्कि जेबी कृपलानी सही है, ठीक है ना। झंडा समिति के इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है ना। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दो पुस्तक, एक सूत्र पिटक लिखा है, दूसरा विनय पिटक है। तो यहाँ पे विनय पिटक जो होगा वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। विनय पिटक बुक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है और विनय पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है और इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में नियम, आचार विचार, अनुशासन के बारे में वर्णन किया गया है। और आचारांग सूत्र का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है ना। आचारांग सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। मेघदूत जो है कालिदास की रचना है, ध्यान देंगे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेना नायक कौन था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का, मुगल शासक का सेना नायक कौन था। तो यहाँ पे देखेंगे मान सिंह थे, ठीक है ना। मुगल शासक अकबर का सेना नायक मान सिंह थे, ठीक है। हल्दी घाटी के द्वितीय युद्ध में मान सिंह नेतृत्व किए थे। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था, ठीक है। और यह युद्ध कब लड़ा गया था ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1576 ईस्वी में इसे लड़ा गया था। 1576 ईस्वी में राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था और जिसमें मुगल सेना की विजयी हुई थी, ठीक है ना। मुगल सेना इस युद्ध को में विजय हुए, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉमस रो किसके दरबार में आया था। टॉमस रो किसके दरबार में आया था भाई। तो यहाँ देखेंगे दो ऑप्शन है, शाहजहां और जहांगीर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो जहांगीर सही होगा। जहांगीर यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और यह ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। यह राजदूत जहांगीर से भारत में व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भारत आया था, जिसमें वह सफल भी रहा और जहांगीर ने इन्हें व्यापार करने की अनुमति भी दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जहांगीर जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है ना। पूछा जाता है क्वेश्चन कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो किस धर्म से है मित्रों, तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। और त्रिरत्न का संबंध यदि पूछा जाए
तो त्रिरत्न का संबंध है जैन धर्म से। किस धर्म से संबंध है इसका? जैन धर्म से इसका संबंध है। जैन धर्म से इसका संबंध है। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये आपका त्रिरत्न है, ठीक है ना। और त्रिपिटक क्या है, इसके विषय में यदि जानना चाहें तो त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है ना, ये तीनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू किया था। किस जगह के लिए मित्रों? तो श्रीलंका नहीं, श्रीलंका के लिए नहीं। ढाका, हाँ ढाका के लिए शुरू किया था। किसके लिए शुरू किया था? मैत्री जो यात्रा था, ठीक है ना, एक्सप्रेस, वह किसके लिए शुरू किया गया था? ढाका के लिए शुरू किया था। और किसने शुरू किया था? भारत सरकार ने शुरू किया था, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में बना भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद रखें, ठीक है ना। और इसका उद्घाटन हुआ था 2008 में, ठीक है ना, 2008 में आरंभ हुआ था यह, ठीक है। और यह कोलकाता से बांग्लादेश ढाका के लिए चला था, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। केरल नारियल, प्राकृतिक रबड़, काजू उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसके अलावा कर्नाटक कहवा और रेशम का उत्पादन करता है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश तंबाकू और हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जबकि पश्चिम बंगाल चावल और जलीय मछली और जूट आदि का उत्पादन भारत में सर्वाधिक करते हैं। तो सर्वाधिक की दृष्टि से ये सभी जो हैं अपने जितने भी मैंने बताया है कि नारियल, कहवा, रेशम, जो भी बताया है मैं, उसमें इनका स्थान सर्वोपरि है, यानी कि सर्वाधिक ये उत्पादन करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा हत्याकांड जानते होंगे आप सभी लोग। यह घटना कब घटित हुई थी? तो चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में यह घटना घटित हुई थी उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में, ठीक है ना, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? तो एक स्थानीय पुलिस को, थाना को क्या किया गया था? खिलाफत आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों के बीच अप्रत्याशित संघर्ष हुआ और इन्हीं संघर्ष में क्रोध से भरी भीड़ चौरी चौरा थाने में आग लगा करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। और इस घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है ना। तो इतनी बातें याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? बताएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसे ज़रूर आप लोग बताइए, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, पंडिचेरी और दूसरा ऑप्शन है श्रीहरिकोटा। आप बताएंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ था? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा 5 नवंबर 2013 में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा भारतीय मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक और विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा गन्ना उत्पादक देश यदि पूछा जाए तो वह कौन सा देश होगा मित्रों? तो उसको क्योटा बोला जाता है, ठीक है ना। क्योटा देश का नाम है, क्योटा देश, ठीक है ना।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, ठीक है ना, भारत। और पहला जो है क्वेटा देश है, ठीक है ना। और भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अन्य उत्पादक राज्य इसके जैसे बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर